हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आपका कल 12th एग्री का पेपर हो चुका है और आज मैं आपको बायो का पोर्शन यहाँ पे कवर करवाऊंगा। मेनली हम जूलॉजी के बारे में बात करेंगे कि जूलॉजी के क्वेश्चंस का क्या आंसर रहेगा, क्यों रहेगा, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों अपना, द प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सी प्रोटीन जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोइन एंड फाइब्रिनोजन। बच्चों, जबकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये आपकी क्लोटिंग प्रोसेस के अंदर एनरोल करती है। किस तरीके से क्लोटिंग होगी कि जब आपको चोट लग जाती है तो कुछ देर के बाद में आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो ब्लड है वो क्लोट हो जाता है, वो जम जाता है। किसके कारण जम जाता है? फाइब्रिनोजन के कारण जम जाता है। सो दिस इज योर राइट आंसर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब होता है बच्चों ऐसी मेडिसिन, ऐसी ड्रग्स जिसके कारण कुछ देर के बाद में आपको नींद आ जाती है, ठीक है ना। आप इनको एक तरह की स्लीपिंग पिल्स बोल सकते हो। तो यहां पे आपको सेकोनल का एग्जांपल दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मॉर्फिन एंड फिनेसिटिन। बच्चों सेकोनल, सेकोनल जो है ये एक तरह की बारबिचुरेट की कैटेगरी है और बारबिचुरेट्स के अंदर अलग अलग यू कैन से ड्रग्स की कैटेगरीज आती है। जैसे कि सेडेटिव्स की बात करते हैं बारबिचुरेट्स में बच्चों हम ट्रैंक्विलाइजर्स की बात करते हैं। सो सेकोनल इज अ ट्रैंक्विलाइजर, इट इज अ स्लीपिंग पिल बेसिकली। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका बहुत ही यू कैन से बेसिक लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों। बहुत इजी पेपर आया हुआ है, मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर के ऊपर निशान जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आई। कौन सा आई का पार्ट नहीं है? तो बच्चों आइरिस आई का पार्ट होता है, क्योंकि आइरिस के कारण आपके आई का कलर होता है, राइट। रेटिना, यहां पे इमेज बनती है आपके आई के अंदर, ये भी आई का पार्ट है। कोकलिया, कोकलिया बच्चों ईयर का पार्ट होता है, राइट, जो सुनने में आपको हेल्प करता है। प्यूपिल, प्यूपिल अगेन आपकी आई का पार्ट है, ठीक है ना। प्यूपिल जो है यहीं से बच्चों लाइट एंटर करके लेंस को क्रॉस करती है। सो द करेक्ट आंसर इज कोक्लिया। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन स्पॉन्जेस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया बच्चों कि जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं, किसी के अंदर सेल्यूलर लेवल होता है, यानी कि सेल के मिल करके बनता है, कुछ में टिश्यू लेवल होता है बच्चों, फिर ऑर्गन लेवल होता है, उसके बाद उससे बड़ा ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। जैसे हमारे अंदर बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो बच्चों यहां पे हमें बताना कि स्पॉन्जेस के अंदर, स्पॉन्जेस मतलब पोरीफेरा की बात हो रही है बच्चों, पोरीफेरा के अंदर कौन सा यू कैन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो पोरीफेरा के अंदर क्या होता है बच्चों के कुछ सेल्स इकट्ठा होकर के आपस में कनेक्टेड है, एग्रीगेटेड है, बट टिश्यू नहीं बना है। वहां पे टिश्यू बनता है नेक्स्ट यू कैन से फाइलम के अंदर। नेक्स्ट फाइलम कौन सा आता है? पोरीफेरा के बाद आता है बच्चों सिलेंड्रेटा एंड फिर आता है टीनोफोरा। तो सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा के अंदर टिश्यू लेवल है, लेकिन उससे पहले बच्चों यहां पे है आपका सेल्यूलर लेवल। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज बाइलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन। बच्चों बाइलेटरल सिमेट्री किसमें होती है? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है बच्चों कि जब हम किसी एनिमल को सेंटर से हम कट लगा रहे हैं, सेंट्रल एक्सिस पे हम कट लगा रहे हैं और उसे सिर्फ दो इक्वल आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, जस्ट ओनली टू आइडेंटिकल हाफ में। जैसे कि ह्यूमन बॉडी भी बाइलेटरल सिमेट्री है, यहां से कट लगाएंगे तो दो इक्वल पार्ट में बॉडी डिवाइड हो जाती है, और एक ही ऐसा कट है जहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ऐसे कट लगा देंगे, सिर ऊपर चला गया टांग नीचे गई, नहीं हो सकता है ना। सो बाइलेटरल सिमेट्री किसमें होती है बच्चों? देखो स्पॉन्जेस जो है, स्पॉन्जेस के अंदर अलग अलग तरह की वेरियस सिमेट्री होती है, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सिलेंड्रेटा, सिलेंड्रेटा के अंदर तो बच्चों सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, इसीलिए ये भी अपना कैंसिल हो गया। एनिलिडा, एनिलिडा में क्या आता है? एनिलिडा में जैसे बच्चों अर्थवॉर्म आ गया। अब अर्थवॉर्म जो है इसकी बॉडी, अब मान लो ये अर्थवॉर्म है बच्चों, तो इसकी बॉडी को आप ऐसे दो
इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो जस्ट बाय मेकिंग अ सिंपल एंड सिंगल कट। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनिलिडा, जिसमें अर्थवॉर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट इज एकाइनोडर्मेटा। बच्चों एकाइनोडर्मेटा में जैसे कि स्टारफिश आता है तो यहां पे भी आपकी रेडियल सिमेट्री हो जाती है, इसीलिए ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो सी इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। ये देखिए, टू बेसिक फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा आर फाउंड इन विच फाइलम। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म किस में पाई जाती है। पॉलिप फॉर्म वो होती है बच्चों जब एक एनिमल जो है वो एक सबस्ट्रेट पे अटैच है। जैसे मान लो ये कोई एनिमल है और ये अपने सबस्ट्रेट पे बच्चों ऐसे फिक्स है और कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब ये यहां से डिटैच होकर के और वाटर में इधर उधर घूम रहा है तब उसे बोलेंगे मेड्यूसा फॉर्म। मेड्यूसा इज द मोबाइल और मूवेबल फॉर्म एंड पॉलिप इज द स्टेशनरी फॉर्म। ओके, और ये फीचर होता है बच्चों सिलेंट्रेटा का, सिर्फ सिलेंट्रेटा का ही ये फीचर होता है। तो देखिए टिनोफोरा दे रखा है, कैंसिल हो जाएगा। प्लेटीहेल्मिंथ में भी ये नहीं होता है, पोरीफेरा में भी ये नहीं होता है। निडेरिया बच्चों, निडेरिया का ही दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा। तो सिलेंट्रेटा के अंदर ही पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म होती है। सो सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ नेफ्रिडिया। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ गया है बच्चों कि नेफ्रिडिया जो है वो उसका फंक्शन क्या होता है। जैसे बच्चों हमारी बॉडी में नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन, राइट, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालना। सिमिलरली यहां पे बच्चों नेफ्रीडिया का फंक्शन भी एक्सक्रीशन हो जाएगा, एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, डाइजेशन, मूवमेंट, सर्कुलेशन सब कैंसिल, एक्सक्रीशन। नेफ्रीडिया नाम भी मिलता जुलता है, नेफ्रॉन से नाम मिलता जुलता है। और ये भी आ सकता था क्वेश्चन कि नेफ्रीडिया किस में होते हैं। नेफ्रीडिया होते हैं बच्चों अर्थ वॉर्म के पास में, ठीक है, जो आपका एनिलिडा फाइलम है उसमें। नेक्स्ट इज विच वन इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा वाला है जो बच्चों करेक्टली मैच्ड है। क्या पैरापोडिया एकाइनोडर्मेटा में होते हैं? नहीं बच्चों, पैरापोडिया एकाइनोडर्मेटा में नहीं होते। पैरापोडिया जो है वो आपके निरिस वगैरह जो है उनके पास में प्रेजेंट है, जो कि एनिलिडा का पार्ट है। तो एकाइनोडर्मेटा के पास नहीं है। एकाइनोडर्मेटा में बच्चों स्टारफिश आती है, ठीक है ना, उसमें नहीं है ये। रेड्यूला, क्या रेड्यूला मोलस्का के पास में है? यस, ठीक बात है। कोएनोसाइट्स मैमल्स के पास, बच्चों कोएनोसाइट्स मैमल्स के पास में नहीं होते हैं। कोएनोसाइट जो है ये होते हैं आपके स्पॉन्जेस के पास। ये ऐसी सेल्स होती है जिससे स्पॉन्जेस जो हैं अपने फूड को ग्रैब करते हैं। तो मैमल्स के पास ये नहीं होती है, ये भी कैंसिल हो गया। स्केल्स, क्या स्केल्स एनिलिडा के पास हैं? नहीं बच्चों, स्केल्स जो होते हैं वो फिशेस के पास होते हैं, ठीक है ना, या फिर आपके रेप्टाइल्स के पास होते हैं, यहां पे नहीं होते हैं। सो मोलस्का के पास में रेड्यूला प्रेजेंट है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। और रेड्यूला क्या होता है बच्चों? रेड्यूला एक यू कैन से रेस्पिंग ऑर्गन है जो फीडिंग में हेल्प करता है, खाने में हेल्प करता है। Which of the following cell junctions are found in epithelium? सेल जंक्शन पे क्वेश्चन है बच्चों, एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर का क्वेश्चन है कि एपिथेलियम में कौन कौन से सेल जंक्शंस होते हैं। टाइट जंक्शन होते हैं, बिल्कुल। टाइट जंक्शन क्या करते हैं बच्चों? लीकेज को रोकते हैं। एडहेरिंग जंक्शन भी होते हैं जो दो सेल्स को सीमेंटिंग करते हैं, दो सेल्स को होल्ड करके रखते हैं, तो ये भी होते हैं। गैप जंक्शंस ये भी होते हैं। गैप जंक्शन का क्या काम होता है बच्चों? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं ताकि सेल्स के बीच में आयनिक मूवमेंट हो सके, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट हो सके और सेल्स बेटर तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो दैट मींस तीनों तरह के सेल जंक्शन है। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। आगे देखिए बच्चों, हु प्रोपोज दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। ये तो सीधा सही है, आपको पता है कि जो आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वहां पे आता है आपका कि वॉटसन एंड क्रिक, नाम ही छुपा हुआ, वॉटसन एंड क्रिक, मीसल्स एंड हर्शेंस्टे। वॉटसन एंड क्रिक ने बच्चों बताया था कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने बच्चों एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को स्टडी करके ये बात बताई थी और उन्होंने जिस डीएनए का फीचर बताया था वो था बी डीएनए। ये भी ध्यान रख लेना। साइंस ऑफ एजिंग इज टर्म्ड एज।
उम्र का बढ़ना, एजिंग का मतलब होता है उम्र बढ़ रही है, ठीक है ना। इस साइंस को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस नहीं, एपोप्टोसिस नहीं बोलते बच्चों। एपोप्टोसिस का मतलब होता है सेल की डेथ हो जाना एक टाइम के बाद। ऑटोटमी, ऑटोटमी नहीं बोलते बच्चों। ऑटोटमी में क्या होता है कि जैसे खुद का ही कोई पार्ट कट जाता है, जैसे फिश सॉरी लिजार्ड, छिपकली जो होती है, लिजार्ड जो होती है, उसकी जो टेल है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाती है और बॉडी से अलग हो जाती है, तो दैट इज ऑटोटमी। जेरेंटोलॉजी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। एजिंग को स्टडी करने वाली साइंस को बोलते हैं बच्चों जेरेंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी में आपका यू कैन से एज को स्टडी किया जाता है, उम्र कैसे बढ़ रही है, ऑल दीज थिंग्स। सो सी इज योर राइट आंसर। आगे देखिए, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन विच फाइलम। मैलपीजियन ट्यूब्यूल किस में होते हैं बच्चों? देखो मैलपीजियन ट्यूब्यूल बच्चों इनका काम होता है एक्सक्रीशन का, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का। मोलस्का के पास नहीं होते हैं, एनिलिडा के पास नहीं होते बच्चों। आर्थ्रोपोडा के पास, यस आर्थ्रोपोडा के पास बच्चों मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा, उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्थ्रोपोडा बच्चों जिसमें आपके इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं, कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं, तो कॉकरोचेस वगैरह के पास, इन सब के पास आपके यू कैन से मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। Then next is Balanoglossus has been placed in which phylum? बच्चों दो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी सिलेबस में आते हैं, Balanoglossus एंड Stachyloglosus, और ये दोनों ही एग्जांपल्स हेमिकोर्डेटा फाइलम का पार्ट है। सो कोर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, हियर इज योर राइट आंसर, सी इज योर राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। Agnatha are the vertebrates which, Agnatha ऐसे वर्टिब्रेट हैं जिनका क्या फीचर होता है, which bear limbs, which bear fins, bear jaw, lacks jaw। देखो बच्चों ग्नैथा का मतलब होता है जॉ, ग्नैथा का मतलब ही क्या है, जॉ, और आगे ए लगा हुआ है, दैट मींस एब्सेंट। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर जबड़ा जो है एब्सेंट होता है, जो एब्सेंट होता है, उन्हें एग्नैथा बोलते हैं। सो विच लैक्स जॉ, डी इज योर राइट आंसर, वेरी सिंपल। द नेम ऑफ साइंटिस्ट नॉट कंसर्न्ड विद रिसर्च फील्ड रिलेटेड विद ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि एवोल्यूशन की बात हो रही है, तो कौन सा साइंटिस्ट यहां पे कनेक्टेड नहीं है? तो आप याद करो एवोल्यूशन में आपने किस किस को स्टडी किया है। लेमार्क को आपने एवोल्यूशन में जरूर स्टडी किया होगा बच्चों, तो लेमार्क तो अपना आ रहा है यहाँ पे। डार्विन की थ्योरीज को आपने जरूर पढ़ा होगा, जो जिसे आप ओरिजिन ऑफ लाइफ या नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जिसने हमें बताया, ठीक है। मॉर्गन, ओपेरिन एंड हेल्डेन, ओपेरिन और हेल्डेन ने बच्चों हमें मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कीमो जो केमिकल एवोल्यूशन वाली जो थ्योरी थी, जहां पे ये बताया कि एटम से मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से फिर सिंपल बायोमोलिक्यूल्स बने, ऑल सच थिंग्स, ठीक है, वो सारी चीजें बताई। तो ये इन तीनों को हम एवोल्यूशन में पढ़ चुके हैं, सिवाय मॉर्गन भाई साहब के। ये जो टीएच मॉर्गन है बच्चों, टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ये जो है इनका कॉन्सेप्ट जेनेटिक्स में आता है, जो कि लिंकेज से रिलेटेड है। लिंकेज का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, तो यहां पे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये अपना मॉर्गन भाई साहब नॉट कंसर्न्ड विद आवर एवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ, राइट। आगे देखिए बच्चों, हु डेमोन्स्ट्रेटेड एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हु डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमो किसने दिया था एबायोटिक सिंथेसिस का, एबायोटिक सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो सिंथेसिस है वो नॉन लिविंग चीजों से हो रहा है। एबायोटिक मींस नॉन लिविंग चीजों से हो रहा है। तो यूरे एंड मिलर, लुइस पास्चर, ओपेरिन एंड हेल्डेन, नन ऑफ दीज। बच्चों देखो यूरे एंड मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, आपको याद हो तो, ठीक है, उसका नाम भी यही है, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने एक जुगाड़ बनाया था जिसके अंदर उन्होंने गैसेस को लिया,
मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, और इनको 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रिएक्शन करवा दी। रिएक्शन के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए और उसका जो स्पार्क था वो एक तरह का यू कैन से एनर्जी सोर्स का काम कर रहा था और वहां पे रिएक्शन करवा दी। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था और बना करके दिखाए थे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। थ्योरी ओपेनिन एंड हेल्डेन ने थ्योरी दी थी बच्चों, और उस थ्योरी को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया था यूरे एंड मिलर ने। ठीक है, इन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी, ध्यान रखना है, इसीलिए ये वाला अपना कैंसिल हो जाता है। लुईस पास्चर यहां पे नहीं आएगा क्योंकि लुईस पास्चर ने लॉ ऑफ बायोजेनेसिस दिया था जो यहां पे नहीं है। नेक्स्ट, एटमॉस्फियर ऑफ प्रीमिटिव अर्थ वाज, शुरू में जो अर्थ बनी, प्रीमिटिव अर्थ का मतलब बच्चों शुरुआत में जो धरती बनी थी उसका क्लाइमेट कैसा था? ऑक्सीडाइजिंग था? नहीं, ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं था। एक्चुअली उस टाइम पे ऑक्सीजन थी ही नहीं बच्चों, और ऑक्सीजन नहीं थी इसीलिए उसे बोलते रिड्यूसिंग क्लाइमेट। तो आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू द राइट आंसर, दैट इज रिड्यूसिंग, क्योंकि यहां पे कोई क्वेश्चन करने वाली कुछ ऐसा है ही नहीं, सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, बॉनी फिशेज हैव बीन ग्रुप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? बॉनी फिश कौन से ग्रुप में आती है? अगेन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑस्टिकथिस, कॉन्ड्रिक्थिस, बच्चों कॉन्ड्रिक्थिस में आती है कार्टिलेजिनस फिश, तो कैंसिल हो गया, और ऑस्टिकथिस इस यहां पे आती है आपकी बॉनी फिशेज, तो अपना राइट आंसर हो जाता है ऑस्टिकथिस। साइक्लोस्टोमेटा में बच्चों आपके पेट्रोमाइजन आ जाती है, और यू कैन से लैम्प्रे आ जाती है जो कि फिश की जैसी ही दिखती है। एक्चुअली साइक्लोस्टोमेटो को फिश का एंसेस्टर माना जाता है, ठीक है ना बच्चों, तो ये भी यहां पे नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ओके, ये देखिए, सिनोसिटिक इज अ टर्म कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? सिनोसिटिक का क्या मतलब होता है? क्या मल्टी सेल्यूलर, मल्टी न्यूक्लिएट, यूनिन्यूक्लिएट, हैविंग मेनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? बच्चों किसी भी सेल को अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड बनना है तो दो तरीके से बन सकती है। नंबर 1 सिंसिशियम, नंबर 2 सिनोसाइट। सिंसिशियम में क्या होता है, छोटी छोटी सेल्स आपस में फ्यूज हो जाती है और एक लंबी सी सेल बनती है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, जैसे कि मसल सेल। तो मसल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड किससे बनी है? सिंसिशियम। लेकिन बच्चों आपने एंजियोस्पर्म्स के अंदर अगर एम्ब्रियो सैक देखा हो, वहां पे क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएशन हो रहा है, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, इसीलिए एक सेल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड बन गई है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड, और उसे बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। सो दैट मींस योर सिनोसिटिक कंडीशन इज रिलेटेड विद मल्टी न्यूक्लिएशन। बी इज योर राइट आंसर। टिम्पैनम, बच्चों टिम्पैनम प्रेजेंट इन एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करती है टिम्पैनम? देखो बच्चों अपने केस में जो टिम्पैनम है वो अंदर की तरफ है, हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो कान का पर्दा है, अंदर की तरफ है। लेकिन एम्फीबिया और रेप्टाइल के अंदर बच्चों क्या होता है कि यही इनका कान है, इनका अलग से, हमारे जैसे इनका पिन्ना तो होता नहीं है बच्चों, इनका तो ऊपर ही लगा हुआ है टिम्पैनम, तो इनका वही एक तरह का ईयर है, इनके गिल्स नहीं है, इनकी आईलिड्स नहीं है। नेक्स्ट, पोइकिलोथर्मस नेचर, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स एंड पॉइजनस स्टिंग आर द फीचर ऑफ विच क्लास? बच्चों ये क्वेश्चन है फिश के ऊपर। फिश की जो दो क्लास है, ऑस्टिकथिस एंड कॉन्ड्रिक्थिस, यानी कि बॉनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, दोनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर ऐसी फिश आती है जिनके पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं और जो कोल्ड ब्लडेड होती हैं? तो मेनली देखो पोइकिलोथर्मिक तो सारी ही फिश होती हैं, लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक ऑर्गन और पॉइजनस स्टिंग, ये दो मेन फीचर जो है ना, ये सिर्फ कॉन्ड्रिक्थिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिश के अंदर होती हैं। सो बी इज योर राइट आंसर। जैसे कि बच्चों इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में यहां पे आपकी टॉर्पीडो नाम की फिश आ जाती है, पॉइजनस स्टिंग में यहां पे आ जाती है बच्चों आपकी यू कैन से एक रे फिश करके नाम होता है, वो आपका पॉइजनस स्टिंग जनरेट कर रही है, डंक मार रही है जहरीला। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में क्या आते हैं बच्चों? देखो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है।
स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में बच्चों दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका स्केलेटल और एक होता है बच्चों आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल में आ गया आपकी बोन एंड कार्टिलेज, फ्लूइड में आ गया बच्चों आपका ब्लड एंड लिम्फ, राइट। तो ये चार आ जाते हैं आपके। तो यहां पे बच्चों हमें कार्टिलेज भी देखा है तो ये भी हो गया, बोन भी प्रेजेंट है ये भी है, ब्लड भी प्रेजेंट है तो ये भी स्पेशल में आता है। दैट मींस ऑल ऑफ दीज, डी इज योर राइट आंसर, है ना बच्चों। कितना इजी है, बहुत इजी पेपर आया हुआ बच्चों। आगे देखिए, नेम ऑफ टिश्यू विच कीप अटैच्ड द स्केलेटल मसल टू बोन। ऐसे टिश्यू का नाम बताना है जो मसल को बोन से जोड़ता है। मसल को बोन से कौन जोड़ता है बच्चों? देखो, एक होता है आपका टेंडन, एक होता है बच्चों आपका लिगामेंट। टेंडन का काम होता है मसल को बोन से जोड़ना और लिगामेंट का काम होता है बोन को बोन से जोड़ना। ध्यान रखना बच्चों, टेंडन देखो ऐसे भी याद करवाया था मैंने, डोन लिखा हुआ पीछे, डोन की ना मसल होती है, ऐसे ध्यान रखना, डोन की क्या होती है? मसल होती है। सो टेंडन क्या करता है? मसल को बोन से जोड़ता है। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which of the following theory suggest that complex organic molecules would have been formed through a series of chemical reaction in the atmosphere of the primitive earth? Which of the following theory के बारे में बताना है कि कौन सी थ्योरी बताती है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से बने हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया इसके बारे में कि ओपेरिन और हेल्डेन ने ये थ्योरी दी थी कि एटम से मॉलिक्यूल बने, फिर सिंपल बायोमॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स बने, फिर प्रोटोबायोन्स बने, फिर ई बायोन्स बने, लाइक दिस। तो सीरीज ऑफ ये जो बताई हुई है, ये थ्योरी किसने दी थी बच्चों? ये थ्योरी दी थी ओपेरिन एंड हेल्डेन ने। और उसको प्रूफ किसने किया था, डेमोन्स्ट्रेट किसने किया था? तो प्रैक्टिकल प्रूफ दिया था इसका यूरे एंड मिलर ने। लेकिन अभी हमें थ्योरी बताना है, सो योर राइट आंसर इज ओपेरिन एंड हेल्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विटामिन्स का क्या रोल होता है? रोल ऑफ विटामिन्स इन ह्यूमन बॉडी इज ऑफ द फॉलोइंग नेचर। क्या वो एनर्जेटिक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं या प्रोटेक्टिव होते हैं? विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, ये देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनलीज लूप इज फाउंड इन। लूप ऑफ हेनली जो है वो किसका पार्ट है? लूप ऑफ हेनली पढ़ते हैं बच्चों हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, जहां पे हम नेफ्रॉन की बात करते हैं। तो आप नेफ्रॉन में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो। नेफ्रॉन के अंदर लूप ऑफ हेनली क्या कर रही है बच्चों? आपकी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट किया जा रहा है। सो लूप ऑफ हेनली किसका पार्ट हो गया? हार्ट कैंसिल हो जाएगा, लीवर कैंसिल हो गया, लंग्स का भी नहीं है, किडनी, क्योंकि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन लगे हुए हैं, नेफ्रॉन का पार्ट है बच्चों आपका लूप ऑफ हेनली, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरफेरोन इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में अटैक करता है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? बच्चों, जब हमारी बॉडी के अंदर वायरस अटैक करता है, मान लो कोई भी हमारी बॉडी की सेल है, कंसीडर दीज आर बॉडी सेल्स, और जब इन बॉडी सेल्स के ऊपर कोई वायरस अटैक करेगा, अब ये सेल जो है इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, ये वायरस इन्फेक्टेड हो चुकी है, तो ये इन्फेक्टेड सेल्स क्या करेंगी? जो बॉडी की हेल्दी सेल्स हैं, ये हेल्दी सेल्स को मैसेज भेज देंगी कि एटलीस्ट तुम अपने आप को बचा लो वायरस से, अपने आप को रेडी कर लो। तो बचाने के लिए ये जो इन्फेक्टेड सेल है बच्चों,
ये जो मॉलिक्यूल्स मैसेज की फॉर्म में यहां पे भेज रही हैं, जो व्हाट्सएप कर रही हैं इनको, दीज केमिकल्स आर इंटरफेरोन। सो बेसिकली इंटरफेरोन जो है वायरस के इन्फेक्शन में हमारी इन्फेक्टेड सेल्स हेल्दी सेल्स को सेंड करती है। ए इज योर राइट आंसर। See the next question. Which of the following properties of acquired immunity formed the basis of vaccination? वैक्सीनेशन जब किया जाता है, कोई भी वैक्सीन आपको लगाई जाती है, तो उसकी जो मेजर प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है? इज इट स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ? बच्चों जब भी आपको कोई वैक्सीन दी जाती है, उसका पर्पज ये होता है कि आपकी बॉडी उस वैक्सीन के अंदर जो वीक पैथोजेंस हैं उनको, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर लें, सो दैट अगर फ्यूचर में सेम पैथोजन आपके बॉडी में आ जाए तो आप उससे बच सको, आप उससे प्रोटेक्टेड रह सको। सो बेसिकली मेमोरी को डेवलप करना हमारा टारगेट है, ताकि वही पैथोजन अगर फ्यूचर में आ जाता है तो हमारे पास उस पैथोजन के रिगार्डिंग मेमोरी बची हुई है, राइट? सो मेमोरी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ मॉडर्न सर्जरी which deals with implanting of an artificial substitute of a body part is termed as, कि जब कोई आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट कोई बॉडी पार्ट लगाया जाता है, जैसे नकली हाथ लगा देते हैं बच्चों, नकली टांग लगा देते हैं, तो उस चीज को क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ्ट, पोलीग्राफी, एंजियोप्लास्टी, प्रोथेसिस। ऑटोग्राफ्ट नहीं आएगा बच्चों इसका, पोलीग्राफी भी नहीं आएगा। पोलीग्राफिक टेस्ट जो होता है, ये जो है जब क्रिमिनल टेस्ट होते हैं, ठीक है, ड्रग्स वगैरह दे करके ये टेस्ट किए जाते हैं। एंजियोप्लास्टी जो है ये टेस्ट आपका हार्ट से रिलेटेड है, सो हार्ट से रिलेटेड है तो ये भी नहीं आ सकता। प्रोस्थेसिस बोलते हैं बच्चों जब भी कोई भी आर्टिफिशियल ऑर्गन लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोस्थेसिस। Okay, so next question is Edward Jenner employed which of the following term? एडवर्ड जेनर ने कौन सी टर्म यहां पे दी हुई है? इम्यूनाइजेशन, हाइड्रोफोबिया, टॉक्सिजेनिसिटी एंड वैक्सीन। इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बच्चों यहां पे इसने नहीं दिया था। हाइड्रोफोबिया जो है ये आपका रेबिस से रिलेटेड है, जहां पे जो डॉग्स वगैरह बाइट कर लेते हैं तो जो पेशेंट होता है उसे पानी से डर लगने लगता है, दैट इज हाइड्रोफोबिया। टॉक्सिजेनिसिटी मींस जो पैथोजेंस होते हैं वो जो टॉक्सिन्स बॉडी में रिलीज कर रहे हैं, दैट इज टॉक्सिजेनिसिटी। ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने नहीं दिया था। अब बचता है वैक्सीन। एक्चुअल में बच्चों जो दुनिया की पहली वैक्सीन बनी थी वो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन थी, और ये वैक्सीन आपके एडवर्ड जेनर भाई साहब ने ही बनाई थी। सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज योर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट? कौन सा बच्चों थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है? पेसमेकर। बच्चों देखो पेसमेकर क्या होता है कि जब आपका जो हार्ट है ना, हार्ट की बैटरी होती है, आपका जो राइट एट्रियम है उसके अंदर एक छोटा सा नोडल टिश्यू लगा हुआ है, दैट इज एसए नोड। यही एसए नोड बच्चों रिस्पॉन्सिबल है आपके हार्ट की बीट के लिए। लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो बच्चों एक आर्टिफिशियल बैटरी लगानी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड पेसमेकर। तो ये तो आपका थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए ये तो नहीं आएगा यहां पे। मेडिकल लेजर्स भी यूज किए जाते हैं बच्चों सर्जरीज के अंदर, ये भी नहीं आएगा। इंट्रा ऑर्टिक बैलून पंप, बच्चों जब हार्ट की सर्जरी की जाती है इन दैट केस हम ऑर्टिक बैलून पंप यूज कर रहे हैं, ये भी नहीं आएगा। ऑटो एनालाइजर, बच्चों ऑटो एनालाइजर इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन थेरेप्यूटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों थेरेपी में इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। ऑटो एनालाइजर में क्या होता है कि आप ब्लड सैंपल्स का चेक कर रहे हो, ठीक है ना, आप आरबीसीज टेस्ट कर रहे हो, डब्ल्यूबीसीज प्लेटलेट्स की टेस्टिंग कर रहे हो। सो this is instrument but this is not a therapeutic instrument. D is your correct answer. Next है बच्चों, which of the following is not a component of innate immunity? कौन सा जो है innate immunity का component नहीं है? innate immunity वो है बच्चों जो सबसे पहले आपके बॉडी में जनरेट होती है। जब भी कोई पैथोजन आएगा इनिशियली जो फाइट करती है वही होती है आपकी इनेट इम्यूनिटी। सो इनेट इम्यूनिटी में क्या एंटीबॉडीज होती है? इंटरफेरोन्स तो आपके इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, कैंसिल कर देते हैं। फैगोसाइट्स बच्चों, फैगोसाइट्स भी इसमें आती है, कैंसिल हो गया।
कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स लाइक C3 प्रोटीन्स, C5 प्रोटीन्स, वो भी इसमें आ रही है, तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ आपका एक एंटीबॉडीज। एक्चुअल में बच्चों एंटीबॉडीज कौन रिलीज कर रहे हैं? आपकी बी सेल्स। तो ध्यान रखना बी सेल्स और टी सेल्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है बच्चों, इसीलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाता है? एंटीबॉडीज। राइट, समझ आ रहा है? इजी सब कुछ। ओके नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? बच्चों आपको बैक्टीरियल डिजीज को फाइंड आउट करना है। मीजल्स, मीजल्स तो बच्चों वायरस से होती है, वायरल डिजीज है। एक्चुअली मीजल्स, मम्स, रुबेला, MMR की वैक्सीन भी आती है। इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है बच्चों, तो ये भी नहीं आएगा, दोनों कैंसिल हो गए। चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, ये भी नहीं आएगा। एक बच्चा आपका लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है बैक्टीरिया से होता है बच्चों, और इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। So this is your B is your correct answer. Done? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये देखो हार्मोन पे क्वेश्चन है बच्चों। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रीनल ग्लैंड लीडिंग टू अ डिजीज कॉल्ड। एड्रीनल ग्लैंड का कोई हार्मोन है जिसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? एडिसन्स डिजीज, क्या ये एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है? डायबिटीज, ग्रेव्स डिजीज, गॉइटर। बच्चों एडिसन्स डिजीज, जब एड्रीनल ग्लैंड से कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है, कोर्टिसोल का प्रोडक्शन में गड़बड़ हो जाए तो हो जाती है एडिसन्स डिजीज। क्योंकि जो ग्रेव्स डिजीज है ये बच्चों थायराइड से रिलेटेड है, तो ये नहीं आएगा। गॉइटर ये भी थायराइड से रिलेटेड है, और डायबिटीज पेनक्रियाज से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं आएगा। सो बच्चों सिर्फ आपकी एडिसन डिजीज ही एड्रीनल ग्लैंड से कोरिलेट करती है। रेड मसल्स कंटेन वेरी हाई अमाउंट ऑफ। रेड मसल्स के अंदर कौन सा कंपोनेंट सबसे हाई अमाउंट में होता है? हीमोग्लोबिन। बच्चों मसल्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है, बल्कि मसल्स के पास मायोग्लोबिन होता है। ट्रोपोनिन, कॉर्पसल, मायोग्लोबिन। सो मायोग्लोबिन जो है रेड मसल्स में हाईएस्ट अमाउंट में होता है, जिसके कारण रेड मसल्स सबसे ज्यादा यू कैन से देर तक काम कर सकते हैं, काफी देर तक काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों इनकरेक्ट मैच इज। इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इज बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों आपको ध्यान हो तो जो ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था जो आपका माइस पे किया गया था, वो बाद में 16 साल के बाद में इन्हीं 3 साइंटिस्ट ने उसको रीस्टार्ट किया था। तो ये तो रिलेट कर रहे हैं, तो ये तो ओके है। ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, हर्श एंड चेज। इन्होंने बच्चों एक वायरस को यूज किया था जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ करने के लिए। वायरस और एक तरफ इन्होंने आपका जो था बैक्टीरिया को यूज किया था, और इन्होंने ब्लेंडिंग की थी ताकि वायरस को अलग किया जा सके, बैक्टीरिया को अलग किया जा सके। तो ब्लेंडिंग का प्रोसेस वहां पे चला था। सो ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था, ये बात भी सही है। सेंट्रल डोगमा। बच्चों सेंट्रल डोगमा जो है वो मीजल्सन एंड स्टाल ने नहीं दिया था। मीजल्सन एंड स्टाल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो था सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए, ठीक है ना। तो ये इन्होंने नहीं दिया था सेंट्रल डोगमा वाला, तो ये यहाँ पे गलत हो जाता है, और हमें गलत ही छांटना है, यहाँ पे इनकरेक्ट हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स। एव्स किसको बोलते हैं बच्चों? बर्ड्स को। बर्ड्स का फीचर कौन सा नहीं है? बर्ड्स तो हमें पता है विंग्स होते हैं बर्ड्स के पास, तो ये तो फीचर होता है। न्यूमेटिक बोन्स, न्यूमेटिक बोन्स यानी कि खोखली बोन्स जिसके बीच जिसके अंदर एयर होती है, ये भी प्रेजेंट है बच्चों। 3 चैम्बर हार्ट एंड वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड तो होते ही हैं बर्ड्स, लेकिन बच्चों 3 चैम्बर हार्ट जो है ये बर्ड्स का नहीं होता है। बर्ड्स का जो हार्ट है बच्चों 4 चैम्बर होता है। सो दिस इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 3 चैम्बर हार्ट होता है बच्चों रेप्टाइल्स का। 3 चैम्बर हार्ट होता है आपके यू कैन से एम्फीबियंस का, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बच्चों, द एनिमल फाइलम विद फॉल्स सिलोम। सिलोम पे क्वेश्चन आ गया बच्चों, एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पिक किया हुआ है। फॉल्स सिलोम बच्चों, फॉल्स सिलोम सिर्फ एक में ही होती है, स्यूडोसिलोमेट सिर्फ एक ही है। राउंड वर्म्स यानी कि आपके एस्केलमिंथिस जो है आपके फॉल्स सिलोम होते हैं बच्चों, और बाकी कोई भी नहीं होता है। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन स्पीसीज होमोसेपियन टुक प्लेस इन।
ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन है 15 मिलियन वर्ष पहले ही शुरू हो गया था। और बच्चों ये सबसे ज्यादा कहां पे हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? अफ्रीका से शुरुआत हुई थी। सो बी इज योर राइट आंसर विदाउट एनी डाउट। सो बड़े ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने बेसिक भी पढ़ा हुआ है बच्चों, उसका आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। लास्ट है बच्चों अपने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी? इनमें से जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है वो किसके कारण आती है? म्यूटेशन के कारण तो आती है, हमेशा म्यूटेशन होगी तो जीन में वेरिएशन आएगी, यस। माइग्रेशन के कारण भी एक पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है कि मान लो बच्चों कोई पॉपुलेशन है, या तो वहां पे कोई आ गया है, इमिग्रेशन हो गया, या वहां से कोई निकल गया है, एमिग्रेशन हो गया है। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों के कारण ही एक पॉपुलेशन जो है उसकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी जो उसमें आ रही है, उसके जीन्स में वेरिएशन आ रही है। सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, हु मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड देयर एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट? अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। कई बच्चों को लग रहा है कि इसका डार्विन आना चाहिए क्योंकि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज टर्म लिखा हुआ है, और विजमैन और सिडनी फॉक्स पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, और उसके बाद एक लैमार्क के ऊपर ध्यान आ रहा है। देखो बच्चों, डार्विन, कई बच्चों को लगता है इसका डार्विन आना चाहिए, लेकिन डार्विन नहीं आएगा बच्चों। डार्विन से कई साल पहले लैमार्क ने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए थे कि किस तरीके से जो स्पीसीज वो इवोल्व हो रही हैं। बच्चों लैमार्क ने ही हमें जो आपने पढ़ा होगा जिराफ वाला कॉन्सेप्ट, जिराफ की जो नेक है वो लंबी हो जाती है बच्चों, है ना, तो वो कॉन्सेप्ट इन्होंने ही दिया था, और इससे डार्विन से बहुत पहले इन्होंने अपना रिसर्च वर्क शुरू कर दिया था, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट की बात आ रही है, तो हम किस पे मूव करेंगे? लैमार्क पे मूव करेंगे, न कि डार्विन पे, राइट। नेक्स्ट, हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये बच्चों थोड़ा सा मैं मान सकता हूं कि सिलेबस से हटके है, जिसने थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा हुआ है तो शायद वो कर जाए, अदरवाइज इस क्वेश्चन में मैं मान सकता हूं दिक्कत वाली बात है। हर्पिटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, बच्चों इसे एम्फीबियंस की और रेप्टाइल्स की स्टडी को बोलते हैं। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, फाइलोजेनी प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ एवोल्यूशनरी एविडेंसेस? फाइलोजेनी जो है वो किस तरह के एविडेंसेस, किस तरह के एवोल्यूशनरी एविडेंसेस प्रोवाइड करती है? बायोजियोग्राफिकल नहीं आएगा बच्चों। बायोजियोग्राफिकल में तो आपके एडेप्टिव रेडिएशन की बात होती है ना, आपके डार्विन फिंचेस की बात होती है, ये तो नहीं आएगा। एक्चुअली में फाइलोजेनी का मतलब होता है बच्चों एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि हिस्ट्री में किसी ऑर्गेनिज्म ने कैसे इवॉल्व किया था। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में हम उसके फॉसिल्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि हमें घोड़े के फॉसिल्स मिले थे बहुत पुराने, उनको स्टडी किया था, तो वो पैलियोंटोलॉजी का पार्ट है बच्चों, राइट। सो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो होते हैं ना, वो आपके फाइलोजेनी के जरिए हमें समझ में आते हैं। एनाटॉमिकल नहीं आएगा। एनाटॉमिकल में बच्चों आपके जो होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन आ जाते हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। एम्ब्रियोलॉजिकल में एम्ब्रियो से रिलेटेड एविडेंस आ जाता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो राइट आंसर इज योर पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, जो आपके फॉसिल से रिलेटेड हैं, जो आपके फॉसिल्स हैं वो फाइलोजेनिक एवोल्यूशन शो कर रहे हैं। तो ये चीज थी बच्चों। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे बच्चों आपके आए हुए हैं आपके यू कैन से जूलॉजी पार्ट के अंदर, ठीक है। तो अराउंड जूलॉजी के बच्चों 45 के आसपास क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए हैं जो हमने आज सॉल्व किए, और मेरे ख्याल से इससे आसान पेपर तो हो ही नहीं सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। जिस बच्चे ने बेसिक तैयारी भी कर रखी थी ना, उसके भी सारे क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन उसका छूट सकता है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।